क्लास करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट वी स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट। चालू किया जाए, शुरू किया जाए। इंग्लिश मीडियम वाला लोग रेस्ट में है। जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। ओवर इंटेलिजेंट लोग अदर एक्टिविटीज में हैं। ठीक है, हम लोग को साधारणे को पढ़ाना है। टीचर जिसको नॉर्मल कैटेगरी कहता है, समझिए उसका डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस लॉन्ग होगा, बहुत दूर तक जाइएगा जीवन में। एक डिसिप्लिन है यह, बहुत दूर तक जाइएगा। तो कल पॉलीमर का लिस्ट समाप्त हो गया। पॉलीमर का लिस्ट 20 पॉलीमर का लिस्ट हम लोग देखे। आउट ऑफ 20, 10 पॉलीमर्स आर इंपॉर्टेंट। Out of 20, only 10 polymers are more important. 20 में 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कल लिखाया गया था। 10 कौन था? 10 नेचुरल रबर, जो आपको याद रखना है वो 10 है। नेचुरल रबर, बुना एस, बुना एन, डेक्रॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और एक कौन बच गया? ऑर्लॉन। ऑर्लॉन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीवीसी। हाँ, पीवीसी, राइट। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को ऑर्लॉन कहा जाता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का एक अदर नेम है ऑर्लॉन। नाइलॉन 6 का अदर नेम है परलॉन, PERLON। ग्लिप्टल, हाँ ग्लिप्टल, ठीक। 10 वही जो 10 कल लिखाए थे। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऑर्लॉन कहा जाता है, ORLON। और नाइलॉन 6 परलॉन, PERLON, परलॉन। हाँ, स्पेलिंग ठीक से लिखो बाबू ज्योति, हबड़ा के टाइप मत कीजिए। तो जो 10 कल लिखाए थे 10, वही 10 में से 12 के एग्जाम में आना होता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। घबराना नहीं है। पहला कोशिश, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला कोशिश होना चाहिए कि पॉलीमर का मोनोमर याद कर लीजिए। पॉलीमर का मोनोमर, मोनोमर 10 को का याद कर जाइए। ग्लिप्टल, आंसर भेजिए। ग्लिप्टल बताइए क्या चीज से बना होता है? ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का आंसर बोलिए, टाइप कीजिए। ग्लिप्टल किस मोनोमर से बना होता है? कोई आंसर नहीं दिया। ग्लिप्टल
ग्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकॉल एथाइलिक एसिड से बना होता है। वेरी गुड। अरे ये भी टेस्टन है, जवाब दीजिए। टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। स्पेलिंग मिस्टेक से हमको कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग में स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। एग्जाम में तो करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। ठीक है। डेक्रॉन, अगला का आंसर दीजिए। डेक्रॉन, डेक्रॉन का मोनोमर्स बोलिए। यशवंत, यशवंत डेक्रॉन का बोलना है। हाँ, एक आदमी सही बोला, सालू नहीं, डेक्रॉन का पूछ रहे हैं। हाँ, डेक्रॉन का मोनोमर्स इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। टेरिथैलिक एसिड। हाँ, पहले मोनोमर्स को याद कर दिए। 10 को तो है ये हमारा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिथैलिक एसिड। बुना एन का बोलिए। बुना एन, बुना एन का मोनोमर। ये ओरल टेस्ट है यार, ओरल टेस्ट, मौखिक, याद करके बोलिए। बुना एन, ब्यूट 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल। मुनील कुमार सही है। निक्की, हाँ सही है निक्की, ठीक है बाबू। बुना एन, ब्यूट 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल सैनाइड। एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब विनाइल सैनाइड, ठीक। बस यही बोलिए। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 बोलिए। रामू, हर्षिदी, चंदन कुमार पुरंदरपुर। आप कहां हैं जी? चंदन पुरंदरपुर, मलाही थाना। एगो चंदन कुमार पुरंदरपुर वाला, एगो जवाब नहीं दे रहे हो तुम। हमारे भितिहरवा वाले कहाँ हैं? भितिहरवा, गांधी आश्रम भितिहरवा। हाँ, कैप्रोलैक्टम सही है। कैप्रोलैक्टम, TUM। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर है, ठीक है। ओके, राइट, ठीक है। अब अगला, नेक्स्ट। नाइलॉन 6 भितिहरवा। अच्छा रजनीश, एगो तुम ही पढ़ते हो भितिहरवा से, अब बाकी सब कहाँ है जी? नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर्स हैं। हाँ, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। तो पॉलीमर्स के केवल मोनोमर्स का नाम याद कर लीजिए, और जब मोनोमर्स पर कमांड हो जाए तब याद कीजिए टाइप। तो टाइप बिना स्ट्रक्चर देखे समझ में नहीं आएगा। मोनोमर्स का स्ट्रक्चर, मोनोमर्स का स्ट्रक्चर, मोनोमर्स का स्ट्रक्चर ध्यान में अगर है तब तो टाइप पता चल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलिस्टर कैटेगरी के पॉलीमर का नाम बोलिए। टेल मी a polymer belongs to polyester category।
डेक्रॉन, PHB भी, वेरी गुड। ग्लिप्टल, नाइलॉन 66 नहीं, फिर गलत आंसर है। पॉलिस्टर, जिसमें ईस्टर हो, मतलब जिसके मोनोमर्स अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हो। तो पॉलिस्टर में आप 3 ही आंसर याद रखिए, 3। डेक्रॉन, टेरिलीन, जिसको टेरिलीन कहा जाता है, डेक्रॉन को ही टेरिलीन बोलते हैं। तो डेक्रॉन पॉलिस्टर है, PHB भी पॉलिस्टर है, ग्लिप्टल पॉलिस्टर है। वेरी गुड। डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHB भी, ये 3 पॉलिस्टर हैं। अगला, रबर कैटेगरी का 2 पॉलीमर बताइए। रबर कैटेगरी, रबर, रबर का एग्जाम्पल भुना S, ठीक है। नेचुरल रबर, ठीक है। भुना N, हाँ। 4 एग्जाम्पल है रबर का। रबर का 4 एग्जाम्पल है। एक तो खुद नेचुरल रबर है, पॉली आइसोप्रीन। रबर का अगला एग्जाम्पल भुना N, थर्ड एग्जाम्पल भुना S, अब 4th एग्जाम्पल नियोप्रीन। रबर आए तो 4 एग्जाम्पल माइंड में होना चाहिए, ठीक है। रबर, पॉली आइसोप्रीन, भुना N, भुना S, नियोप्रीन, ठीक। अब पॉलिस्टर आए तो 3 एग्जाम्पल, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHB भी, ठीक। चलिए, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग आराम कर रहा है। भगवान उसको ऐसे ही इंटेलिजेंट बनाए, जीवन भर रेस्ट करता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अगला है पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, जिसको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहा है, वो ऑफलाइन में क्या करेगा? ऑफलाइन में मार्केट घूमेगा, मोतिहारी में आके मार्केट, मॉल, फूड रेस्टोरेंट, मार्केट में वो घूमेगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी को कहीं से भी हो, उसको पढ़ाई समझ में आएगा। पढ़ने वाला ऑनलाइन मौका मिले तब ही पढ़ेगा। वो पढ़ने वाला है जो ज्वाइन किया है। ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब है पढ़िएगा। अभी डेल्टा प्लस वायरस का हाला है, डेल्टा प्लस वायरस का हाला है, पेपर से लेकर न्यूज में। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कोचिंगवा खोलने देगा तबे ना क्या पढ़िएगा। आई भी हम बंद कर देंगे। पॉलीमर चैप्टर जहिया समाप्त हुआ उस दिन से क्लास बंद। ये चैप्टर 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्लास बंद। चीफ मिनिस्टर आदेश करेगा तबे पढ़िएगा, उसके पहले हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जिसके यहाँ पैसा बाकी है 3000-4000 दे के वो शांत बैठा है, और जो बच्चा 6000 पे किया है वो बेचैन है। 3000 दे दिए, हो गया। कोचिंग खुलेगा तबे देंगे, ना तो नहीं देंगे। तो काहे ला क्लास ज्वाइन करते हैं?
आपको मालूम है जो कोचिंग कब खुलेगा? आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जुड़े हुए हैं या कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस से जुड़े हुए हैं? पढ़ाया जा रहा है, 2.5 महीना हो गया पढ़ाते हुए। हम तो उसी के लिए ना पढ़ा रहे हैं जिसका पेमेंट 5,000 से ऊपर है। 5,000 से ज्यादा जिसका पेमेंट है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। पॉलीमर चैप्टर खत्म हो जाएगा, मात्र 50-55 को बच्चा को लिंके भेजेंगे, सबको निकाल देंगे। और जिस दिन खुलेगा उस दिन अपना ऑप्शन विकल्प ढूंढते रहिए कहाँ जाके पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अब वेदांत अन अकेडमी ऐप पर पढ़िए, बहुत बड़का पढ़ा देगा। बहुत पिछले साल काबिल लोग, बहुत काबिल लोग, मार हाई ऐप वो ऐप बहुत ट्राई किया लोग, कोचिंग खुला तो दौड़ल चला है। अब है पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आणविक बलों के आधार पर बहुलक का प्रकार। तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा था, याद कीजिए एक बार हम क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाए थे इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी पढ़ाया गया था क्लास में। ऑफलाइन में पढ़े थे तो क्यों नहीं बुझा रहा है? ऑफलाइन में ही पढ़े थे तो अब जवाब देना चाहिए। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्लास में पढ़ाया गया था। मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला कमजोर बल वीकर फोर्स वान डर वाल फोर्स कहलाता है। वान डर वाल फोर्स क्लास में ही पढ़ाया गया था। ऑप्शन तलाश रहे हैं ऑफलाइन 1 जुलाई तो 6 जुलाई। अब मैं कह रहा हूं कि सितंबर के पहले नहीं खोलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है कि नहीं परमिशन दे। अब बैठ के आप टेबल डेट गिनिए, पढ़िए मत। हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप चाह रहे हैं भी बंद कर दिया जाए। वाह रे एफर्ट, वाह रे प्रयास। बताइए इसमें 10-15 को बच्चा ही पेमेंट किया। कोई डेट लिया था 10 जून, कोई लिया 14 जून। क्या हुआ डेट आपका? पॉलीमर चैप्टर के बाद बंद कर दीजिए। बहुत लोग नहीं पढ़ा रहा है, बहुत लोग नहीं पढ़ा रहा है, बंद कर दिया जाएगा। आप चाह रहे हैं बंद कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? पॉलीमर चैप्टर पढ़िए, 2-3 दिन में खत्म होगा। उसके बाद आराम से घर पर रहिए, सोइए दिन भर। अब बैठ के इधर उधर यूट्यूब पर सर्च करके टाइमुआ को बर्बाद कीजिए। हम लोग से ज़्यादा अनुभव रखने वाला पढ़ा रहा होगा ना, हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा होगा ऐप पर। तो क्लास में पढ़ाया गया था एटम्स के बीच, एटम्स परमाणुओं के बीच, एटम्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को सिग्मा, एटम्स के बीच वीकर बॉन्ड को पाई बॉन्ड। अब आइए मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला वीकर फोर्स, सबसे कमजोर आकर्षण बल वान डर वाल फोर्स, और उसको लंदन फोर्स, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मजबूत होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच जो मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो वीकर होगा, सबसे कमजोर, वह लंदन फोर्स था। वांडरवाल फोर्स भी कहा जाता है उसको, वीकर वांडरवाल फोर्स। सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीकर वांडरवाल फोर्स या लंदन फोर्स। लंदन फोर्स से जो थोड़ा स्ट्रांग होता है उसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। वांडरवाल फोर्स का 4 प्रकार है। तो सबसे मजबूत वांडरवाल फोर्स को डाइपोल डाइपोल, और सबसे कमजोर वांडरवाल फोर्स को लंदन डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है। क्लास में पढ़ाए थे जी। तो वही मॉलिक्यूलर फोर्स है यार। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर हिंदी में इसको हम लिख दिए आणविक बलों के आधार पर बहुलक का प्रकार। तो इसमें पहला है इलास्टोमर्स, दूसरा है फाइबर्स, थर्ड है थर्मो प्लास्टिक्स, और फोर्थ है थर्मो सेटिंग पॉलीमर। ये 4 टाइप है। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर 4 प्रकार का होता है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। पॉलीमर्स लिख दो प्लुरल में ही। इस चैप्टर के बाद बैच बंद करेंगे तो फोन ऑन मत कीजिएगा, मत पूछिएगा जी ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कान खोल के। जिस दिन मोतिहारी का एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार सरकार परमिशन देगी उसी दिन से आप पढ़िएगा। ये 4 प्रकार का हो गया, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, या थर्मोसेटिंग्स या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो अब हम लोग को पहला पढ़ना है। तो इसमें एग्जाम्पल मेन होता है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अब पेड है, आप भी फेर में फंसिएगा जो अनपेड है उसके कारण। क्या कीजिएगा, जिसके यहां पैसा बाकी है, ही और सी इज मोर क्लेवर, चालाक है। तो पहला पढ़ा जाए। इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थ बहुलक। इलास्टोमर, इलास्टोमर्स पॉलीमर का टाइप है। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, आंतराणविक बल के आधार पर। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। इलास्टोमर अब रिमूव करने से थोड़े होगा। आप लोग लिंक शेयर करके भेजते हैं, लिंक भेज देते हैं, हम कितना चेक करके पढ़ाएंगे। आप लिंक भेज दे रहे हैं किसी किसी को। हिंदी में प्रत्यास्थ लिखा हुआ है, प्र आधा त, प्रत्यास्थ बहुलक। बुक से भी देख के मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी से। तो इलास्टोमर के बारे में कहता है। इलास्टोमर कैसा पॉलीमर है? तो इलास्टिक तो नाम आप सुने होइएगा। इलास्टिक, इलास्टिक का अर्थ होता है लचीला।
तो वैसा पॉलीमर जो स्ट्रेच करने पर, खींचने पर अपने लंबाई को बढ़ा लेता है, वैसा पॉलीमर जो स्ट्रेच, खींचने पर अपने लंबाई को बढ़ा देता है, माने देहात के भाषा में लमर जाता है, लमर जाता है, माने अपने लंबाई को बढ़ा लेता है। तो जो लंबाई को बढ़ा ले, खींचने पर, जो पॉलीमर खींचने पर लंबाई को बढ़ा ले, उसी को इलास्टोमर कहा जाता है। दैट वुड बी इलास्टोमर, दैट वुड बी इलास्टोमर, माने दैट पॉलीमर वुड बी इलास्टोमर which can be stressed by applying the tensile force, which can be stressed by applying the tensile force, माने बल लगाने पर, खींचने पर, माने खिंचाव एक बल है, खिंचाव बल को टेंसाइल फोर्स, अप्लाइड फोर्स भी कहा जाता है। तो खींचने पर अपने लंबाई को बढ़ा ले, तब उसको कहा जाता है इलास्टोमर। माने जितना भी रबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होइएगा प्रेशर कुकर में लेड उसके ढक्कन में एक रबड़ होता है, इलास्टिक होता है। गुलेल, गुर्देल में जो यूज किया जाता है, गुलेल में इलास्टिक, इलास्टोमर है। पैसा, रुपया के बंडल में जो रबड़ लगाते हो, इलास्टोमर है। ये हाथ में जो हम इस्तेमाल किए हैं, इलास्टोमर है, इलास्टोमर। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। द पॉलीमर in which the chains of polymer are held together with weaker van der Waals forces is called elastomer। पढ़ा जा रहा होगा। द पॉलीमर in which polymer chains, polymeric chains of polymer are held together with weaker van der Waals forces is called elastomer। इसका अर्थ हुआ, जिस बहुलक में, जिस पदार्थ में, जिस मैटर में पॉलीमर का चेन, जैसे ही पॉलीमर का चेन हो गया, पॉलीमर का पहला चेन, पॉलीमर का दूसरा चेन, पॉलीमर का तीसरा चेन, पॉलीमर का चौथा चेन, पॉलीमर चेन है ना। पॉलीमर चेन के बीच, मतलब पॉलीमर के पहले चेन दूसरे चेन के बीच वीकर वान डर वाल फोर्स हो, लंदन फोर्स, सबसे कमजोर वान डर वाल फोर्स को लंदन फोर्स कहा जाता है। लंदन फोर्स का अर्थ हो गया बहुत कमजोर अंतराणविक आकर्षण बल। फिर से बोलो, बहुत कमजोर अंतराणविक आकर्षण बल को कमजोर वान डर वाल बल कहा जाता है, या लंदन परिक्षेपण बल कहा जाता है। वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड वीकर वान डर वाल फोर्स। दैट वीकर वान डर वाल फोर्स इज नोन एज लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो कह रहा है जिसमें पॉलीमर का चेन कमजोर आकर्षण बल से जुड़ा हो, इलास्टोमर कहा जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि ये पॉलीमर का चेन है,
ये पॉलीमर का चेन हो गया, पॉलीमर का चेन है, पॉलीमर के चेन्स हैं, थोड़ा सा और डिजाइनदार बना लो, सुंदर लगेगा। ये पॉलीमर के चेन हैं, पॉलीमर का चेन है। तो मान लो पॉलीमर हम लोग पढ़े हैं बुना एन, बुना एन एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। तो मान लो यह मॉडल नमूना बुना एन का एक चेन है, बुना एन का दूसरा चेन है, बुना एन का ये तीसरा चेन है, या बुना एस का पहला चेन है, बुना एस का दूसरा चेन है, बुना एस का तीसरा चेन है, या नेचुरल रबर का ही पहला चेन है, नेचुरल रबर का ही सेकेंड चेन है, नेचुरल रबर का ही थर्ड चेन है। सो मेनी चेन्स वुड बी लाइंग लैटरली, बहुत सारे चेन अगल बगल में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये पॉलीमर का चेन है, उसी को कहा गया चेन्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का पहला चेन, पॉलीमर का दूसरा चेन, पॉलीमर का तीसरा चेन, पॉलीमर के अनेक चेन, पॉलीमर का चेन, पॉलीमर का चेन, पॉलीमर का चेन। ये पॉलीमर का चेन, इसके बीच वांडर वाल फोर्स हो। पॉलीमर के सभी चेन वांडर वाल फोर्स के कारण आपस में जुड़े हों, वांडर वाल फोर्स के कारण आपस में जुड़े हों। तो जिस पॉलीमर में पॉलीमर का चेन, पॉलीमर के चेन सब अगल बगल में ऊपर नीचे चेन है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कमजोर वांडर वाल बल कार्य करता हो, तो वैसा पॉलीमर इलास्टोमर कहलाता है। और इनके बीच ऐसा लिंकेज होता है सल्फर का, सल्फर का। मतलब तुम अब दो प्रकार का बात बोल सकते हो। इलास्टोमर में जो पॉलीमर के चेन होते हैं, जैसे मान लो यहां देखो, ये मान लो पॉलीमर का चेन है, पॉलीमर का एक चेन, ये बहुत सारे चेन पॉलीमर के हैं, पॉलीमर का एक चेन, पॉलीमर का दूसरा चेन, पॉलीमर का तीसरा चेन, पॉलीमर का फोर्थ चेन, पॉलीमर का फिफ्थ चेन, सिक्स चेन, सेवन चेन, बहुत सारे पॉलीमर के चेन हैं। ये पॉलीमर के चेन एक दूसरे से वांडर वाल फोर्स, कमजोर आकर्षण बल से आकर्षित रहता हो, तो वह इलास्टोमर है। इलास्टोमर में पॉलीमर चेन्स के बीच सल्फर होता है, पॉलीमर चेन के बीच सल्फर होता है। मतलब हम कह सकते हैं इलास्टोमर के पॉलीमर चेन्स वांडर वाल फोर्स से भी आकर्षित रहते हैं। अब बीच बीच में क्रॉस लिंक्ड सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड एक कोवैलेंट बॉन्ड है, सल्फर के बॉन्ड को सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े भी रहते हैं कहीं कहीं। पॉलीमर चेन्स के बीच दो प्रकार का अट्रैक्शन है, उनके चेन्स के बीच वांडर वाल फोर्स भी है, और कहीं कहीं वो चेन सल्फाइड बॉन्ड से भी जुड़े रहते हैं। तो पॉलीमर चेन्स के बीच सल्फाइड अट्रैक्शन फोर्स भी है, और पॉलीमर चेन के बीच वांडर वाल फोर्स भी है। तो इस वांडर वाल फोर्स के कारण खींचने पर यह फैल जाता है। वांडर वाल फोर्स के कारण चेन एक दूसरे के नजदीक, ये पॉलीमर के चेन हो गए। पॉलीमर के सभी चेन कमजोर वांडर वाल फोर्स, वीकर वांडर वाल फोर्स के कारण अट्रैक्टेड हैं। जब हम लोग खींचे तो वांडर वाल फोर्स कमजोर था, तो चेन एक दूसरे से अलग हो गया। चेन, पॉलीमर का चेन स्प्रिंग के जैसा एक दूसरे से अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं लचीलापन। जैसे
टेंसाइल फोर्स को आप हटा दिए, खींचे थे और छोड़ दिए, हम इसको खींचे तो अपने लंबाई को बढ़ा लिया, लंबाई बढ़ाया पॉलीमर चेन के वांडरवाल फोर्स के कारण। जैसे इस फोर्स को हम हटाए, रबर फिर अपने मूल रूप ओरिजिनल रूप में चला गया। ओरिजिनल रूप में चला गया सल्फाइड बॉन्ड के कारण, मतलब फैलता है वांडरवाल फोर्स के कारण, अब फिर अपने मूल अवस्था में, मूल संरचना में लौट आता है क्रॉस लिंक्ड बीच वाला सल्फाइड बॉन्ड के कारण। अगर ये सल्फाइड बॉन्ड बीच में से तोड़ के हटा दिया जाए, सल्फाइड बॉन्ड को बीच में से खत्म कर दिया जाए, तो खींचेंगे फैलेगा, और छोड़ देने के बाद जितना लंबाई बढ़ाया है उतना ही पर रह जाएगा, तब वह इलास्टिक नहीं कहलाएगा। इलास्टिक का तो अर्थ हुआ खींचे तो फैल जाए, अब फोर्स हटा लिया, अप्लाइड फोर्स हटा दिए, छोड़ दिए तो फिर वो सिकुड़ जाए, माने एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी हो। तो लंबाई को फैला लिया, स्ट्रेच एक्सपेंड कर गया। अब अप्लाइड फोर्स को, ये हम फोर्स अप्लाई किए तो अपनी लंबाई को बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स को हटा दिए, अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ में चला गया, तो सिकुड़ जाता है, अर्थात फिर छोटा हो जाता है सल्फाइड बॉन्ड के कारण, क्रॉस लिंकिंग के कारण, लंबाई को बढ़ा लेता है वांडरवाल फोर्स के कारण। तो अगर केवल वांडरवाल फोर्स इसमें रहता, ये सल्फाइड बॉन्ड नहीं होता, केवल वांडरवाल फोर्स रहता, तो लंबाई को बढ़ा लेता, मर जाता, लेकिन सिकुड़ता नहीं। तो लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेंथ को डबल या ट्रिपल, 2 गुना या 3 गुना लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वांडरवाल फोर्स। अब फिर ओरिजिनल शेप सिकुड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है सल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड के कारण रबर सिकुड़ जाता है और वांडरवाल फोर्स के कारण फैल जाता है। तो अगर ये सल्फाइड बॉन्ड ज्यादा जगह हो, सल्फाइड बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा हो, तो सल्फाइड बॉन्ड ज्यादा रहने पर कम इलास्टिक होगा, सल्फाइड बॉन्ड कम रहेगा तो लचीला ज्यादा होगा। तो लंबाई बढ़ाने के लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वांडरवाल, और सिकुड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है सल्फाइड बॉन्ड। इसका हिंदी हुआ, पहले इसको नोट कीजिए ना तो मिटा दें। ये जो है ये क्या चीज का चेन है? पॉलीआइसोप्रीन का पहला चेन, पॉलीआइसोप्रीन का दूसरा चेन, पॉलीआइसोप्रीन का तीसरा चेन, या बुना एस का पहला चेन, बुना एस का दूसरा चेन, बुना एस का तीसरा चेन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स, बहुत सारे चेन जब आपस में आकर्षित होंगे तब वह एक संरचना के रूप में दिखाई देगा। हिंदी इसका यही हुआ। देखो हिंदी या मजबूरी है लिखना तो लिखना ही पड़ेगा। वैसा बहुलक जिसके बहुलकन श्रृंखला के बीच दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित रहते हैं, उसे प्रत्यास्थ बहुलक
कहा जाता है। वैसा बहुलक, वैसा पॉलीमर जिसके पॉलीमर चेन, ये पॉलीमर हो गया, हाथ को मान लो ये पॉलीमर हो गया, इसके पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन्स के बीच, पॉलीमर चेन्स के बीच, पॉलीमर चेन्स के बीच कमजोर वान डर वाल बल कार्य करता हो, कमजोर वान डर वाल बल मौजूद रहता हो, इलास्टोमर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम फिर लिख दे रहे हैं, ऊपर वाला का हिंदी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आगे लिखना है, अब यही ना प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश, क्या कीजिएगा, द पॉलीमेरिक चेन्स ऑफ इलास्टोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड बाई सल्फाइड बॉन्ड्स। इसका अर्थ हुआ द पॉलीमेरिक चेन्स ऑफ इलास्टोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड बाई सल्फाइड बॉन्ड्स। माने उनके मॉलिक्यूल्स के बीच वान डर वाल फोर्स तो होता ही है, लेकिन पॉलीमर चेन्स बीच बीच में सल्फाइड बॉन्ड से भी जुड़े रहते हैं। सल्फाइड बॉन्ड से बीच बीच में जुट गया तो और मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सल्फाइड बॉन्ड के कारण सिकुड़ता है और वान डर वाल फोर्स के कारण फैल जाता है। इसको हिंदी में लिख सकते हो, प्रत्यास्थ बहुलक की बहुलकन श्रृंखलाएं आपस में त्रियक बंधित रहती है। त्रियक बंधित, क्रॉस लिंक्ड, माने दो पॉलीमर का चेन हो गया और दोनों चेन के बीच, पॉलीमर के दोनों चेन के बीच जो ये बॉन्ड है वो सल्फाइड बॉन्ड है। तो दोनों चेन्स को जो सल्फाइड बॉन्ड जोड़ता है उस सल्फाइड बॉन्डवा के लिए बोला गया क्रॉस लिंक्ड, त्रियक बंधित रहती है। इलास्टोमर्स can be stressed on applying the external tensile force। कह रहा है इलास्टोमर्स कैन बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेच माने लंबाई को बढ़ा लेना। इलास्टोमर्स कैन बी स्ट्रेस्ड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स। इसका हिंदी हुआ तनन बल लगाने पर प्रत्यास्थ बहुलक को खींचा जा सकता है। माने खींचने पर अपने लंबाई को बढ़ाएगा। तो खींचने के लिए जो इलास्टोमर को, रबड़ को खींचने के लिए जो फोर्स लगाए, उस फोर्स को इंग्लिश में बोला गया टेंसाइल फोर्स, तनन बल। तनन बल लगाने पर यह अपने लंबाई को बढ़ा लेता है। लंबाई बढ़ता है वान डर वाल फोर्स के कारण, और सिकुड़ता है क्रॉस लिंकिंग सल्फाइड बॉन्ड के कारण। ड्यू टू द
presence of weaker intermolecular forces of attraction, जिसको हम लोग वान डर वाल फोर्स बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, elastomers can be stressed while due to the presence of cross linking elastomers gain their ओरिजिनल शेप। दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है। वांडरवाल फोर्स के कारण, वांडरवाल फोर्स के कारण इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये रबर है, इलास्टोमर है, खींचने पर फैल जाता है, कैन बी स्ट्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स, वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स के कारण ये खींचा जाता है। सल्फाइड बॉन्ड क्रॉस लिंकिंग के कारण ये फिर अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो वहीं कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंकिंग इलास्टोमर्स गेन देयर ओरिजिनल शेप एज द टेंसाइल फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे तनन बल को हटाते हैं फिर सिकुड़ के वो छोटा हो जाएगा, और टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लंबाई को बढ़ा लेगा। तो लंबाई को इंक्रीज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वांडरवाल फोर्स, और फिर सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्रॉस लिंकिंग। मिटा दे रहे हैं। जो हिंदी छूट जाएगा ना, नोट्स में है, नोट्स है, इसका ले लीजिएगा। तो वांडरवाल फोर्स के कारण इलास्टोमर लचीला होता है, खिंचा जाता है, और सल्फाइड बॉन्ड होने के कारण, क्रॉस लिंकिंग के कारण ये फिर से सिकुड़ जाता है। दो फोर्स दो काम, इंटरमोलिकुलर फोर्स वांडरवाल फोर्स के कारण लंबाई बढ़ाता है, और सल्फाइड बॉन्ड बीच बीच में होने के कारण सिकुड़ जाता है। थोड़ा लैंग्वेज है इसमें, क्या कीजिएगा। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टोमर्स, बुनाएन, बुनाएस, नियोप्रीन, नियोप्रीन रबड़ मिला था ना, नियोप्रीन एंड वल्केनाइज्ड रबर, वल्कनीकृत रबर। तो आप कह सकते हैं जितने भी रबर आप पढ़े थे, नेचुरल रबर इलास्टोमर नहीं है। जितना रबर आप एग्जाम्पल में पढ़े हैं, रबर 4 गो रबर का एग्जाम्पल था, बुनाएस, बुनाएन, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, उसी को वल्केनाइज्ड रबर लिखे हैं। तो सभी प्रकार के रबर, ऑल काइंड्स ऑफ रबर बिलोंग टू इलास्टोमर। दूसरा है फाइबर्स
हमको क्या तरसाइएगा, क्लास कीजिए चाहे मत कीजिए, हमको क्या तरसाइएगा, हैं? है ना। शुरू में 296 लोग ज्वाइन किया, तब 250 पर आया, तब 150 पर आया, 150 से 5 गो पर आ जाइएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा। हम बंदे कर देंगे तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फाइबर्स रेसे या रेसेदार बहुलक। तो फाइबर नाम से ही स्पष्ट है, थ्रेड लाइक एपियरेंस, थ्रेड लाइक, देखने में धागा के जैसा होगा। तो पक्का इसका एग्जाम्पल पॉलिस्टर होगा। पॉलिस्टर रेशा के रूप में होता है। पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा, पॉलिस्टर के कपड़ा में से पतला पतला रेशा निकलता है, पॉलिस्टर के कपड़ा से रेशा निकलता है, रेशा के जैसा, धागा के जैसा दिखता है, थ्रेड के जैसा, थ्रेड, थ्रेड माने धागा। फाइब्रिल, फाइब्रिल का अर्थ होता है थिनेस्ट फाइबर, बहुत महीन रेशा को फाइबर बोला गया। तो फाइबर्स का अर्थ हुआ द पॉलीमर्स in which polymeric chains are linked together with हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शंस आर कॉल्ड फाइबर्स। रबर में था, इलास्टोमर में था कि पॉलीमर, ये सब पॉलीमर के चेन हो गए। पॉलीमर चेन्स के बीच वांडरवाल फोर्स है, कमजोर बल है। इसके पॉलीमर चेन्स के बीच मजबूत अंतराणविक बल है। हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का अर्थ हो गया सबसे मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल। सबसे मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो जिस पॉलीमर में पॉलीमर के चेन, पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसको फाइबर कहा जाता है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण फाइबर इलास्टिक नहीं होगा। फाइबर को खींचा जाए तो ये नहीं लमरेगा, अपनी लंबाई को नहीं बढ़ाएगा। एच बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूगो वांडरवाल फोर्स मजबूत होता है। वांडरवाल फोर्स 4 प्रकार का, तो मजबूत, सबसे मजबूत वाला को हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे कमजोर वाला को डाइपोल डाइपोल, और सबसे कमजोर वाला को लंदन फोर्स। हाँ, ये खींचने पर टूट जाता है। वेरी गुड। कैसे है, मान लो ये जो अम्ब्रेला है, छाता, ये पॉलिस्टर से बना है, पॉलिस्टर। इसमें स्क्रैच किया जाता है, इसमें से रेशा निकलेगा पतला पतला, मतलब रेशा निकलेगा। तो रेशा माने फाइबर, थ्रेड, धागा के जैसा दिखता है। इसमें हम लिख दे रहे हैं फाइबर्स appear as stiff thread like. Stiff means कड़ा, मजबूत, stiff thread, no cross linkings
आर प्रेजेंट। फाइबर में पॉलीमर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट रहते हैं, कोई भी सल्फाइड बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि तुमसे क्वेश्चन में पूछा कि किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, किस पॉलीमर में आंतराणविक बल बहुत मजबूत होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आंसर होगा फाइबर। फाइबर के चेन्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होगा। वीकर, कमजोर अंतराणविक बल, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का पूछे तो वह एग्जाम्पल इलास्टोमर का होगा। इलास्टोमर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वीक। अब फाइबर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये धागा के जैसा दिखता है, नो क्रॉस लिंकिंग्स आर प्रेजेंट। इसके मॉलिक्यूल ऐसे दिखेंगे, देखो तो ऐसे दिखेंगे। पॉलीमर का फर्स्ट चेन, पॉलीमर का सेकंड चेन, पॉलीमर का थर्ड चेन, पॉलीमर का फोर्थ चेन, पॉलीमर का फिफ्थ चेन। तो इसके पॉलीमर चेन्स में कोई सल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, वान डेर वाल फोर्स भी नहीं होगा। इसके पॉलीमर चेन्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। ये बहुत एक दूसरे के नजदीक सट कर रहते हैं, तो क्लोजली पैक्ड। इसमें पॉलीमर के चेन्स क्लोजली पैक होने के कारण ये बहुत मजबूत होता है। मतलब इट पोसेसेस ए स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य इसका ज्यादा होता है, बहुत जोर से खींचने पर टूटेगा, साधारण रूप से ये नहीं टूटेगा। मतलब ये मजबूत होता है। फाइबर ए स्ट्रॉन्ग कैटेगरी पॉलीमर है, लिख सकते हो फाइबर्स आर, हालांकि हमें स्टिफ लिख दिए हैं, स्टिफ मिस खड़ा होता है। फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। थोड़ा सा हिंदी में लिख दे रहे हैं, नाराज मत होइए। वैसे बहुलक जिसमें बहुलकन श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों एवं डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव आकर्षण बलों से जुड़े रहते हैं, उसे फाइबर्स कहा जाता है। बाउंस कर रहा है तो मत ज्वाइन कीजिए। किसको बाउंस कर रहा है ना, तो मत ज्वाइन कीजिए। मोबाइल पर खेसारी लाल का फिल्म देखिए। कह रहा है जिस पॉलीमर में पॉलीमर के मॉलिक्यूल, पॉलीमर का चेन हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से जुड़ा होगा, मजबूत आकर्षण बल से जुड़ा होगा, तो इसके पॉलीमर के चेन एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे तो मजबूत होगा। इलास्टोमर में पॉलीमर चेन्स के बीच कमजोर आकर्षण बल होता है, वान डेर वाल फोर्स,
उसमें पॉलीमर के चेन एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे, तो वो जो होगा वो सॉफ्ट होगा, इलास्टोमर सॉफ्ट, आई होगा कड़ा और मजबूत। मिटा रहे हैं। हाँ तो फिल्म देखिए ना, उसमें मन लगेगा। यही तो लाइफ है। एक बार इंटर में डैमेज हुए, जिंदगी में फिर दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। अब ऑनलाइन क्लास हम इसमें विशेष क्या बोले, 1 घंटा हो गया है, ठीक है रहने दो, पढ़ लो 2-3 दिन और पढ़ लो, उसके बाद तो बंदे हो जाएगा। जब खुलेगा तभी पढ़ा जाएगा, उसके बाद बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पॉलीमर चैप्टर 2-3 क्लास है और पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टॉप्ड, ऑफलाइन का इंतजार कीजिएगा।